नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी पढ़ना प्रारंभ करेंगे। या हिंदी उन वनडे एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगी जिनमें एक हिंदी को एक सब्जेक्ट दिया गया यानी एक विषय दिया गया है और हिंदी को हम प्रारंभ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यह मेरा हिंदी का पहला पार्ट होगा। पहले पार्ट में हम बात करेंगे भाषा, बोली, लिपि और संविधान के बारे में। हिंदी की भाषा यानी भाषा की विशेषता, बोलियां कौन सी है, लिपि कौन सी है और संविधान में इसको किस नाम से जाना जाता है या कहाँ पर स्थान दिया है, किस भाग में स्थान दिया गया है, किस अनुसूची में स्थान दिया गया, इन सब की चर्चा हम इसी वीडियो के माध्यम से करेंगे। या इस टॉपिक का पहला पार्ट होगा। आप लोग अगर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं तो इस वीडियो को निश्चित ही देखिए। या हिंदी यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी टेट आदि परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगी। आइए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं भाषा, बोली, लिपि और संविधान के बारे में। हमारे टॉपिक का क्या नाम होगा? भाषा, बोली, लिपि और संविधान। इन सब की चर्चा हम करना प्रारंभ करते हैं। पहला शब्द इसमें दिया गया है भाषा, बोली और लिपि संविधान में। पहला शब्द क्या है? भाषा। हम इसी शब्द से ही प्रारंभ करते हैं। याद रखिएगा, हिंदी ग्रामर पढ़ने से पहले इनके छोटे छोटे बेसिक जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी बेसिक में ही प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए हम बात करते हैं भाषा। भाषा शब्द की परिभाषा जानने से पहले हमें यह जानना होगा भाषा शब्द किस भाषा का शब्द है। तो भाषा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो भाषा शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। यानी पूछा जाए भाषा शब्द किस भाषा का शब्द है तो किस भाषा का शब्द है? तो भाषा शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। भाषा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो भाषा शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। दूसरा प्रश्न बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा। क्या कि बताइए भाषा में कौन सी धातु है? यानी भाषा शब्द किस धातु से मिलकर बना है? तो कौन सी धातु किसमें? तो भाषा में धातु क्या होगी? भास होगी। भाषा में कौन सी धातु होगी? तो भास होगी। यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। कौन सी धातु होगी? तो भास धातु होगी। आगे इसकी चर्चा करें। धातु यानी धातु होती क्या है? तो धातु के बारे में हम जानकारी कर लें सबसे पहले। तो धातु क्रिया का मूल रूप ही धातु कहलाता है। पेपर में यह भी प्रश्न पूछा गया है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो धातु, इसकी चर्चा कर लें थोड़ा सा। क्या होगा? क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? तो धातु। यूपी पुलिस के पेपर में पूछा गया प्रश्न, बताइए खिलौना, खिलौना में अगर औना प्रत्यय को हटा दिया जाए तो धातु का कौन सा रूप प्राप्त होगा? या पेपर में पूछा गया प्रश्न है, कौन सा रूप प्राप्त होगा? तो खेल होगा। आगे इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम आने वाले पार्ट में करेंगे। आगे बात करते हैं भाषा किस धातु शब्द में कौन सी धातु है? तो भास धातु। अब भास धातु में पूछा गया प्रश्न कि बताइए भास धातु में कौन सा प्रत्यय लगाने के बाद भाषा शब्द का निर्माण हुआ? अगर हिंदी का पूछा जाए तो आ प्रत्यय किस भाषा का? हिंदी का तो आ प्रत्यय। वहीं अगर पूछ लिया जाए संस्कृत का कौन सा प्रत्यय,
तो संस्कृत का कौन सा प्रत्यय होगा, तो टॉप प्रत्यय। किस भाषा का, तो संस्कृत का। ऐसे निर्माण हुआ है। आगे बात की जाए इसकी परिभाषा की। अब हमने चर्चा कर ली भाषा शब्द के बारे में, किस भाषा का शब्द है, भाषा संस्कृत भाषा का शब्द। कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आ प्रत्यय धातु का मूल रूप कौन सा है, भास। आगे हम बात करते हैं भाषा की परिभाषा के बारे में। भाषा की परिभाषा क्या होगी, तो भाषा की परिभाषा हम छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं, आगे भी वही पढ़ते रहेंगे। एक बार हम यहाँ भी चर्चा कर ले रहे हैं, तैयार कर लीजिए इसको। क्या होगा, ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था, ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था जिसके सहारे से किसी निश्चित समुदाय का व्यक्ति या निश्चित समुदाय अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान करता है, यानी एक दूसरे से कांटेक्ट करता है, संपर्क स्थापित करता है। तो इसको परिभाषा लिख लें, ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था जिसके सहारे एक निश्चित समुदाय का व्यक्ति अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। क्या है परिभाषा, तो ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था जिसके सहारे एक निश्चित समुदाय का व्यक्ति अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। यानी कोई व्यक्ति के भाव क्या हैं, भाव मतलब रो रहा है, हंस रहा है, या उसके विचार क्या हैं, उसकी सोच क्या है, इसको दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास जिस माध्यम से करेगा वो सारे माध्यम क्या होंगे, भाषा। अब कैसे भी पहुंचा सकता है, लिखकर, बोलकर, तो संकेत के माध्यम से भी, ये सारी भाषा की श्रेणी में आएंगी। या परिभाषा कहीं कहीं ऐसे लिखी मिलती है जिस माध्यम से मनुष्य अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान करता है। आसान परिभाषा थोड़ा सा। तो आगे बात करते हैं, भाषा की परिभाषा की हमने चर्चा की, आगे हम बात करते हैं भाषा की विशेषताओं की चर्चा करें। भाषा की विशेषताएं, भाषा क्या होगी, विशेषता। तो पहली विशेषता यह है कि यह एक अर्जित संपत्ति होती है, पैतृक नहीं। भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है, पैतृक नहीं। इसको लिख लें तो समझते हैं। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं। अर्जित शब्द और दूसरा पैतृक शब्द, इसका मतलब क्या होता है। अर्जित संपत्ति यानी अर्जित संपत्ति वह संपत्ति होती है जो मनुष्य स्वयं अर्जित करता है, यानी स्वयं कमाता है। और पैतृक ऐसी संपत्ति जो हमें वंशजों के द्वारा मिलती है। यानी अगर हमें ऐसी संपत्ति मिले जैसे हमारे पिता से या हमारे बड़े
लोगों से, हमारे वंश से, हमसे जो बड़े हैं उनसे मिलेगी तो वह पैतृक होगी, और हम जो खुद कमाएंगे वह क्या होगी, अर्जित। तो भाषा एक अर्जित संपत्ति होगी। क्यों? क्योंकि बचपन से या वंशजों से हमको भाषा का ज्ञान नहीं होता। हम जब जन्म के बाद धीरे धीरे उनका अनुकरण करके सीखते हैं, और पैतृक नहीं होती, यानी पिता से या नहीं मिलती। पहली विशेषता ये है। दूसरी विशेषता, भाषा को अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है। भाषा को अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है। भाषा को अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है। अनुकरण का शाब्दिक अर्थ होता है पीछा करना। तो हम जब भाषा सीखते हैं तब एक तरह से कह सकते हैं पीछा करके ही सीखते हैं। पीछा किसका? अपने से बड़ों का, अपने से समाज में रहने वाले लोगों का। जैसे हम लोग हिंदी परिवेश के रहने वाले हैं, तो हमने अनुकरण के द्वारा या पीछा करके कौन सी भाषा सीखी? तो हिंदी। कहाँ से सीखी? अपने से बड़ों से, अपने आसपास समाज से। वहीं अगर कोई अंग्रेजी समुदाय का व्यक्ति होगा तो वह अंग्रेजी सीखेगा। क्यों? क्योंकि वह अनुकरण किसका करेगा? अंग्रेजी का करेगा। या किसी अन्य भाषाई समुदाय का होगा तो वह अन्य भाषा को सीखेगा। हमने दूसरी विशेषता की चर्चा कर ली, और इसमें बात की अनुकरण कहाँ से किया जाता है? समाज से। तो यह भी कह सकते हैं कि भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। तीसरी विशेषता क्या होगी? भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया क्या होती है? वह सारी प्रक्रियाएं जो हम समाज से सीखते हैं, यानी हम अपने आसपास परिवेश से सीखते हैं, वो सारी प्रक्रियाएं जो होंगी क्या कहलाएंगी? सामाजिक प्रक्रिया। तो भाषा भी हम कहाँ से सीखते हैं? अपने आसपास, अपने से बड़ों से। तो यह क्या होगी? सामाजिक प्रक्रिया होगी। अगला प्रश्न क्या? अगला विशेषता जो पेपर में पूछी गई विशेषता है, ये तो कभी कभी जब वैसे लिखित प्रश्न आता है, जब 3-4 ऑप्शन दे देंगे, अथवा में 1 सही होगा, 2 सही होगा, 3 सही होगा, तब वहाँ पूछा जाता है। लेकिन जो अगला विशेषता है, यानी अगली विशेषता जो है वह साधारण पूछ ली गई थी। उसको लिख दें तो हम बताएं क्या प्रश्न पूछा गया था। भाषा का प्रवाह कठिन से सरल की ओर होता है। भाषा का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर? तो भाषा का प्रवाह कठिन से सरल की ओर होगा। यूपीएसआई का ही प्रश्न था, उसमें पूछा गया क्या? बताइए भाषा का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है। तो याद रखिएगा, भाषा का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर? कठिन से सरल की ओर। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी भाई लोग जितने हैं या बहन, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ से होगा, तो सरल से कठिन की ओर लगा देते हैं। याद रखिएगा, जब हम कोई भी भाषा पढ़ना प्रारंभ करते हैं, एग्जाम्पल, हम उत्तर प्रदेश के निवासी, यानी यहाँ हिंदी पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा, यदि यहाँ हिंदी बोली जाती है तो हम लोगों को निश्चित ही अंग्रेजी पढ़ने में काफ़ी कठिनाई होगी। अंग्रेजी हम पढ़कर ही सीखते हैं, हमको व्यवहारिक रूप से ज्ञान नहीं होता। जब हम अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ करते हैं, जब हम अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो क्या होगा? प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा हमें कठिन लगेगी, लेकिन जैसे जैसे हम उस भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करते जाएंगे, वह भाषा उतनी ही आसान होती चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं जब प्रारंभ होगा किसी भी भाषा का तो वह कठिन होगी, लेकिन जैसे हम उसकी जानकारी कर लेंगे वह आसान बनती जाएगी। यानी भाषा का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर? तो पहले कठिन, फिर उसके बाद धीरे धीरे सरल की ओर। यह पेपर में पूछा गया प्रश्न है। एक और विशेषता, भाषा का कोई अंतिम
स्वरूप नहीं होता या हमेशा परिवर्तनशील होती है। क्या है विशेषता? भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, यह हमेशा क्या होती है? तो परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील का तात्पर्य कि भाषा में धीरे धीरे कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। जैसे हम बात करें प्रारंभ में कौन संस्कृत प्रचलित थी, संस्कृत का कौन सा रूप? तो वैदिक रूप। धीरे धीरे वहाँ परिवर्तन हुआ। लौकिक बाद पाली, पाली से बाद प्राकृत, यानी धीरे धीरे परिवर्तन, अवहट, अपभ्रंश ऐसे करके हिंदी का निर्माण हुआ। और आज प्रारंभ में हिंदी कौन सी अवधि प्रयोग में लाई जाती थी, लेकिन यहाँ भी देखेंगे हिंदी में भी परिवर्तन हो रहा है, खड़ी बोली का विकास हो रहा है, यानी समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन होता रहता है। अगर परिवर्तन ना होता तो जब संस्कृत बोली जाती थी तो यह संस्कृत ही बोली जाती, यहाँ पर अभी भी संस्कृत ही बोली जाती। एक अंतिम विशेषता की चर्चा करें, भाषा की एक निश्चित भौगोलिक सीमा होती है। भाषा की एक निश्चित भौगोलिक सीमा होती है। इसका तात्पर्य देखिए, भौगोलिक सीमा यानी कुछ क्षेत्र में या परिवर्तनशील रहती है। जैसे उत्तर प्रदेश में अधिकांशतः हिंदी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के ही पूर्व में पड़ोसी राज्य बिहार की बात करें तो वहाँ कौन सी भाषा? बिहारी बोली जाएगी, यानी भोजपुरी बोली जाती है। या पश्चिम साइड चले आए उत्तर प्रदेश के तो हरियाणवी, पंजाब में पंजाबी, या दक्षिण भारत की बात करें तमिलनाडु में दूसरी बोली, कर्नाटक केरला में दूसरी बोली। तो एक निश्चित क्षेत्र के बाद ही इसमें परिवर्तन हो रहा है। जैसे हम छोटे से ही क्षेत्र में बात करें अगर, तो हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले से हैं, तो प्रतापगढ़ के क्षेत्र में और यहाँ से पड़ोसी में ज़िला एक पड़ता है रायबरेली, वहाँ की भाषा में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है, यानी थोड़े से ही अंतर के बाद भाषा में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। या देश की बात करें, पड़ोसी देश चीन, वहाँ दूसरी भाषा चाइनीज को किस भाषा के नाम से जाना जाता है? तो मंडारिन। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो मंडारिन। या श्रीलंका में तमिल, म्यांमार में दूसरी भाषा। ऐसे करके एक निश्चित क्षेत्र के बाद भाषा में परिवर्तन होता जाता है। यानी हमने चर्चा की भाषा की परिभाषा और भाषा की विशेषताओं के बारे में। अब इस सारे भाषाओं की विशेषता होती है। अब हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे हिंदी भाषा के बारे में, क्योंकि हमें हिंदी भाषा के बारे में ही पढ़ना है। ये विशेषताएं, सारी विशेषताएं होंगी सारी भाषाओं की। हम चाहे बात करें हिंदी की, चाहे अंग्रेजी की, या उर्दू, या अरबी, या फ़ारसी, जिस भी भाषा की विशेषता की बात करेंगे, इस सारे किसकी विशेषता होंगी? सभी भाषाओं की विशेषता होंगी। लेकिन हमें पढ़ना कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा। इसलिए हम हिंदी भाषा के विकास कैसे हुआ, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब की चर्चा करें। पहले हम बात करते हैं हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में। हिंदी शब्द की उत्पत्ति, इसकी चर्चा करें। कहाँ से होती है,
कैसे होती है, इन सब के बारे में आगे बात करते हैं। तो प्रारंभ में एक नदी का नाम सुने होंगे, सिंधु। कौन सी नदी? तो सिंधु नदी। अगर इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो संस्कृत में। संस्कृत यानी किस संस्कृत में? तो वैदिक संस्कृत में। सिंधु नदी कहाँ की नदी है? तो उत्तर भारत की ही नदी है, जो चीन से निकलती है, उत्तर भारत यानी जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में बहते हुए पाकिस्तान से जो है अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। तो इसी के दूसरी साइड एक देश पड़ता है, कौन सा? ईरान। कौन सा देश? तो ईरान देश पड़ता है। इस ईरान देश की भाषा क्या है? तो फारसी भाषा है, या हम कह सकते हैं ईरानी भाषा। कैसे? जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? हिंदुस्तानी, भारत यानी भारतीय। उसी तरह ईरान में रहने वाले लोगों को क्या कह सकते हैं? ईरानी। और ईरानी लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा तो ईरानी भाषा, यानी कह सकते हैं फारसी भाषा या ईरानी भाषा। फारसी भाषा या ईरानी भाषा। यहाँ पर क्या होता है? इस सा को हा और इस धा को दा पढ़ा जाता है। क्या? सा को क्या पढ़ा जाएगा? हा, और इस धा को दा पढ़ा जाएगा। यानी ईरान देश के लोग अपनी भाषा कौन सी? फारसी या भाषा या ईरानी भाषा में इस सिंधु नदी को क्या कहते थे? हिंदू नदी। सिंधु नदी को क्या कहते थे? तो हिंदू नदी। धीरे से धीरे इसमें परिवर्तन हुआ तो इसको क्या कहा जाने लगा? हिंद नदी। और हिंद से ही इसमें परिवर्तन होकर क्या बन गया? ई प्रत्यय लगाने से हिंदी शब्द का निर्माण हुआ। पेपर में पूछा गया प्रश्न यहाँ से, बताइए जो हिंदी शब्द है किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द होगा? तो फारसी भाषा या ईरानी भाषा का शब्द। हिंदी किस भाषा का शब्द? फारसी भाषा या ईरानी भाषा का शब्द होगा। हमने बात की हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी हिंदी पढ़ रहे हैं, जो हिंदी शब्द है, शब्द की उत्पत्ति के बारे में हमने चर्चा कर ली। किस भाषा का शब्द है इसकी भी चर्चा कर ली। आगे हम बात करते हैं जो ये हिंदी शब्द है, इसके बाद हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा कैसे अस्तित्व में आई इसकी चर्चा करें। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, इसकी चर्चा करें तो प्रारंभ में हमें पता है, सभी को पता होगा, या जो वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले या जो भी व्यक्ति होंगे जो हिंदी ग्रामर पढ़े होंगे, निश्चित ही उनको पता है सभी भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है? तो सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को कहा जाता है। तो हिंदी की जननी कौन होगी? वह भी संस्कृत होगी। हिंदी की जननी कौन होगी? वह भी संस्कृत होगी। तो निश्चित ही हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो संस्कृत भाषा से उत्पत्ति हुई। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट संस्कृत से हिंदी आ गई, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। क्या क्या परिवर्तन हुआ, कैसे परिवर्तन हुआ, किसके बाद हिंदी की उत्पत्ति हुई, इन सब की चर्चा करते हैं। प्रारंभ में कौन सी भाषा? संस्कृत। संस्कृत से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई। तो पहले संस्कृत में दो तरह की संस्कृत प्रचलित थी। कौन कौन सी? तो पहला है वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत क्या होती है? तो ऐसी संस्कृत जिसका वर्णन वेदों में मिलता है
और लौकिक संस्कृत यानी लोगों के द्वारा बोली जाने वाली संस्कृत, यानी लोगों के द्वारा जो संस्कृत बोली जाती थी उसको लौकिक संस्कृत। दूसरे को क्या कहा जाता है? वैदिक संस्कृत। क्यों? क्योंकि इसका वर्णन वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों में मिलता है। तो इसका टाइम क्या था? तो वैदिक संस्कृत का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। वहीं लौकिक संस्कृत की बात करें, किसकी? लौकिक संस्कृत की, तो इसका समय 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। कब से कब तक? तो वैदिक संस्कृत 1500 से 1000 ईसा पूर्व और लौकिक संस्कृत 1000 से 500 ईसा पूर्व तक। अब वैदिक संस्कृत का विकास क्यों नहीं हुआ? तो सभी को इतना तो पता ही है, प्रारंभ जब था तो निम्न जाति के लोगों, निम्न वर्ग के लोगों को क्या किया जाता था? वेद, पुराण आदि पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। एक निश्चित समुदाय का व्यक्ति, निश्चित वर्ग का व्यक्ति वेद पुराण को पढ़ता था और लोगों में दूसरी भाषा यानी लौकिक संस्कृत का प्रचलन था। तो इनकी संख्या ज़्यादा थी और इनकी संख्या कम एक कारण है क्योंकि यह ज़्यादा प्रचलन में आ गई। दूसरा, वैदिक संस्कृत में जो शब्द लिखे हुए होते थे वो बहुत बड़े बड़े लिखे हुए होते थे, जिससे लोगों को पढ़ने में भी कठिनाई होती थी, जबकि लौकिक संस्कृत बोलचाल की भाषा में आसान हुआ करती थी। तो लौकिक संस्कृत का प्रचलन ज़्यादा होने लगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझें, जैसे एक व्यक्ति है जिसको मैथ नहीं आती यानी गणित नहीं आती, गणित भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं, वह पढ़ने अगर उसे पढ़ना प्रारंभ करे तो प्रारंभ में वह पढ़ना तो प्रारंभ करेगा, लेकिन कुछ निश्चित समय के बाद उस व्यक्ति में क्या परिवर्तन होगा? या तो वो पढ़ना अच्छे से सीख लेगा या तो वह पढ़ना ही उस भाषा को छोड़ देगा, जो भाषा उसको आसान लगेगी वही पढ़ना प्रारंभ कर देगा। वही उसी तरह यहाँ पर भी था। वैदिक संस्कृत पढ़ने में कठिन भी थी और कोई व्यक्ति सीखना भी चाहे तो वह उच्च वर्ग का ही सीख सकता था, निम्न वर्ग का सीख ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इनको इजाज़त ही नहीं थी पढ़ने की। तो निश्चित बात है वैदिक संस्कृत अस्तित्व में ख़त्म होने लगेगी धीरे धीरे। अब वैदिक संस्कृत का प्रचलन ख़त्म हुआ, उस कौन सी संस्कृत आई? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में भी धीरे धीरे करके परिवर्तन जब प्रारंभ हुआ तो इस लौकिक संस्कृत से कौन सी संस्कृत, किस भाषा का विकास हुआ? तो पाली भाषा का। किस भाषा का? तो पाली भाषा का। कब से कब तक? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। कब से कब तक? तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। कौन सी भाषा? पाली। तब इस दौरान एक धर्म बहुत ही प्रचलन में आ रहा था। कौन सा धर्म? तो बौद्ध धर्म। यानी बौद्ध धर्म के अनुयायी महात्मा बुद्ध ने जितने भी अपने भाषण दिए, जितने भी उपदेश दिए, सब किस भाषा में हैं? पाली भाषा में। और बौद्ध धर्म के द्वारा लिखे गए ग्रंथ किस भाषा में हैं? तो पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के ग्रंथों यानी 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं? सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इन तीनों के समूह को क्या कहा जाता है? इसको जिसको पता है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर नहीं आता इसका उत्तर तो हम अगले पार्ट में निश्चित ही इसको बताएंगे। यह एसएससी जीडी अभी हाल ही में पेपर हुआ था। एसएससी जीडी को शायद 9 तारीख को 3rd शिफ्ट में, उसमें पूछा गया प्रश्न है बौद्ध धर्म के ग्रंथों को क्या कहा जाता है, ग्रंथ समूहों को क्या कहा जाता है। तो इसको आप लोग कमेंट में बताइए। अगर नहीं पता होगा तो हम अगले पार्ट में इसको बताएंगे। आगे चर्चा करें। पाली भाषा के बाद कौन सी भाषा अस्तित्व में आती है? प्राकृत भाषा। कब से कब तक? तो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक।
अब बौद्ध धर्म के बाद एक नया धर्म प्रचलन में आता है। वह नया धर्म कौन था? तो जैन धर्म। यानी जैन धर्म के जितने भी उपदेश, जैन धर्म के जितने भी उपदेश होंगे या जितने भी ग्रंथ होंगे, किस भाषा में होंगे? तो प्राकृत भाषा में होंगे। आगे बात की जाए, प्राकृत भाषा के बाद कौन सा रूप प्रचलन में आया? तो अपभ्रंश भाषा प्रचलन में आई। अपभ्रंश कब से कब तक? तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश कब प्रचलन में आई? तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक कौन सा अपभ्रंश का रूप प्रचलित आया। इसके बाद जब यह रूप प्रचलन में था तो कहीं कहीं पर एक नए रूप का प्रचलन मिल रहा था, एक नए भाषा का प्रचलन मिल रहा था। कौन सी भाषा? तो अवहट्ट। अवहट्ट या कब से तक? तो 900 से 1100 ईस्वी तक। अब सोचने वाली बात यहाँ 500 से 1000 तक तो अपभ्रंश, अवहट्ट 900 से 1100 ईस्वी तक। तो याद रखिएगा, जब यह अपभ्रंश ही चल रहा था तो इसी का बिगड़ा रूप कहीं कहीं कुछ निश्चित क्षेत्रों में अवहट्ट चल रहा था। अब इसी अवहट्ट में जब धीरे से धीरे परिवर्तन हुआ तो किसका विकास हुआ? हिंदी का। कब से कब तक? तो 1100 ईस्वी से वर्तमान तक। अब भी इसमें धीरे धीरे प्रचलन में थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। कौन सा परिवर्तन हो रहा है? तो हिंदी में प्रारंभ में अवधि का ज़्यादा प्रचलन था, लेकिन धीरे धीरे इसमें खड़ी बोली का भी प्रचलन प्रारंभ हो रहा है। अभी इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, लेकिन आने वाले समय में निश्चित ही इस हिंदी के बाद खड़ी बोली की भी चर्चा की जाएगी। हमने बात कर ली कैसे संस्कृत के कैसे विकास हुआ, हिंदी का किस तरह विकास हुआ, हिंदी कैसे अस्तित्व में आई। हमने भाषा की परिभाषा, विशेषताएं, हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, इसके बारे में चर्चा कर ली। अब इसके आगे पढ़ते हैं। पूछा जाए हिंदी भाषा की जननी तो संस्कृत। यदि यही पूछ लिया जाए कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति तो किस से हुई? तो अपभ्रंश या अवहट्ट। किससे? अपभ्रंश या अवहट्ट से हुई। लेकिन यूपीएसआई के ही पेपर में पूछा गया प्रश्न है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश के शाखा से हुई? तो कौन सी शाखा से? इसको नोट कर लें। हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश शाखा से हुई। हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो सौरसेनी अपभ्रंश की शाखा से हुई। आगे हम बात करते हैं हिंदी में कितने अपभ्रंश हैं। अब इन अपभ्रंशों के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो हम पहले ध्यान दीजिए, पहले क्या आएंगे? अपभ्रंश। अपभ्रंश पहले आएगा। फिर इस अपभ्रंश में भी इन अपभ्रंशों की उपभाषा होगी और इस उपभाषा में भी आगे हम पढ़ेंगे बोलियों के बारे में। यानी हम चर्चा करेंगे कितने अपभ्रंश होते हैं इन सब की। पहले अपभ्रंश की चर्चा और फिर उसके बाद इन अपभ्रंशों में कितनी उपभाषाएं होती हैं इनकी चर्चा, और इन उपभाषाओं में कितनी बोलियां होती हैं इनकी चर्चा करेंगे। यानी पहले अपभ्रंश कितने होंगे? तो 3 होंगे। उपभाषाएं कितनी होंगी इन तीनों अपभ्रंशों की उपभाषाएं? तो 5 उपभाषाएं होंगी। और इन सभी उपभाषाओं में कितनी बोलियां होंगी? तो कितनी बोलियां होंगी? तो 18 और कहीं कहीं पर
या कहीं कहीं पर 17। हम बात करेंगे किनके अनुसार 17 होंगी और कैसे 18 होंगी, इन सब की भी चर्चा करेंगे पेपर में जब नॉर्मल पूछा जाएगा। बताइए बोलियों की संख्या, तो बोलियों की संख्या कितनी होती है, तो 18 ही होती है। लेकिन यही अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किनके अनुसार बोलियों की संख्या 17, तो इसकी भी चर्चा हम करेंगे। आइए पढ़ते हैं हिंदी के अपभ्रंश के बारे में। आइए चर्चा करें हिंदी के अपभ्रंश। हिंदी के अपभ्रंशों के चर्चा। कितने अपभ्रंश की हमने चर्चा की, तो 3 अपभ्रंश होते हैं। कितने? 3 अपभ्रंश। कौन कौन से, इसकी चर्चा करें। कौन कौन से, तो सौरसेनी अपभ्रंश, पहला कौन सा है, सौरसेनी। दूसरा मागधी अपभ्रंश, तीसरा अर्ध मागधी अपभ्रंश। अर्ध मागधी अपभ्रंश, इन 3 के बारे में हम चर्चा करें। तो अपभ्रंश कितने हैं, तो कितने होंगे, कितने अपभ्रंश, तो 3। कौन कौन से, सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश। आगे इनमें चर्चा करें। इन अपभ्रंशों में कितनी उपभाषाएं होंगी, इसकी उपभाषाओं की चर्चा करें। इसमें कितनी उपभाषा होंगी, तो इसमें 3 प्रमुख उपभाषाएं यानी 3 ही उपभाषाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी, तो पहला पश्चिमी हिंदी, दूसरा राजस्थानी हिंदी, तीसरा पहाड़ी हिंदी। यानी सौरसेनी अपभ्रंश में कितनी उपभाषाएं, तो 3। कौन कौन सी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, 3 उपभाषाएं पाई जाएंगी। दूसरा अपभ्रंश है मागधी अपभ्रंश, इसकी कौन सी उपभाषा होगी, तो बिहारी हिंदी उपभाषा, मात्र एक। कौन सी, बिहारी हिंदी उपभाषा। अगला अपभ्रंश कौन सा है, अर्धमागधी अपभ्रंश। इस अर्धमागधी अपभ्रंश में कौन सी उपभाषा होगी, तो पूर्वी हिंदी उपभाषा। कौन सी, तो पूर्वी हिंदी उपभाषा पाई जाएगी। हमने उपभाषाओं की चर्चा कर ली। कितनी उपभाषाएं, तो 5। कौन कौन सी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी। अब हम आगे चर्चा करें इन अपभ्रंश के अंतर्गत उपभाषाओं में कितनी बोलियां पाई जाती हैं, कौन सी बोली किस उपभाषा में आएगी, इसकी चर्चा करें। इसको हम ट्रिक के माध्यम से, बेस के माध्यम से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। हम बात करते हैं पहले पश्चिमी हिंदी के बारे में।
हम पहले चर्चा करें सौर श्रेणी अपभ्रंश। सौर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी, पहले पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोलियों के बारे में, पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोलियां, इसकी चर्चा करें। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक की चर्चा कर लें, फिर उसके बाद हम थोड़ा बेस से भी ध्यान देंगे। ट्रिक क्या है, पश्चिमी BBC के दक्षिण में हरि खड़ा था। ट्रिक क्या है, पश्चिमी BBC के दक्षिण में हरि खड़ा था। पश्चिमी यानी क्या होगा, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी यानी पश्चिमी हिंदी, बी से ब्रज भाषा क्या होगी, तो इस बी से ब्रज भाषा, इस बी से ब्रज भाषा, इस बी से बुंदेली, इस सी से कन्नौजी। क्या हुआ, BBC, कौन सी, BBC यानी ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी। आगे है अगला शब्द के दक्षिण, दक्षिण से यानी दक्षिणी, दक्षिण से दक्षिणी। आगे है हरि, हरि यानी हरियाणवी, खड़ी, खड़ा से खड़ी बोली। क्या होगा, पश्चिमी BBC के दक्षिण में हरि खड़ा था। पश्चिमी से यानी पश्चिमी हिंदी, बी से ब्रज भाषा, इस बी से बुंदेली, इस सी से कन्नौजी, दक्षिण से दक्षिणी, हरि से हरियाणवी, खड़ा से खड़ी बोली। यानी कितनी बोलियां हुई इसमें, पहली बोली, दूसरी बोली, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं। यानी पश्चिमी हिंदी उपभाषा में कितनी बोलियां, तो कितनी बोलियां, 6 बोलियां। आगे थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट नोट कर लीजिए, ये जो खड़ी बोली है इसी को राहुल साकेत्यान कौरवी कहते हैं। कौन सी बोली, तो कौरवी बोली। इन्होंने कहा खड़ी को बोली ऐसी कोई बोली नहीं होती, यही खड़ी बोली कौरवी होगी। लिख, यहाँ नोट कर लें, राहुल साकेत्यान ने खड़ी बोली को कौरवी बोली कहा है। हमने सौर श्रेणी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोलियों में चर्चा की। अब पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, बताइए हरियाणवी किस उपभाषा से संबंधित है, तो कौन सी उपभाषा, पश्चिमी हिंदी। पूछा जाए खड़ी बोली या हरियाणवी किस अपभ्रंश से संबंधित है, तो सौर श्रेणी अपभ्रंश। हम जो हिंदी पढ़ रहे हैं या हिंदी किस अपभ्रंश से संबंधित है, सौर श्रेणी अपभ्रंश। और सौर श्रेणी में उपभाषा पूछ लिया जाए तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा से संबंधित है। आगे इसी में बात करें अगले, तो राजस्थानी हिंदी उपभाषा की बोलियों के बारे में। क्या है,
तो सौरसेनी अपभ्रंश में ही राजस्थानी उपभाषा, सौरसेनी अपभ्रंश में राजस्थानी उपभाषा की बोलियां। कौन सी? तो सौरसेनी अपभ्रंश और सौरसेनी अपभ्रंश में कौन सी राजस्थानी उपभाषा की बोलियां, इसकी चर्चा करें। तो इसकी ट्रिक क्या है? राजस्थान में मामा जमे हैं, राजस्थान में मामा जमे हैं। राजस्थान से क्या होगा? राजस्थानी उपभाषा। राजस्थान से राजस्थानी उपभाषा, इसमें में से मेवाती, में से मेवाती, इसमा से मारवाड़ी, इसमें से मेवाती, इसमा से मारवाड़ी, इसमा से मालवी। इस जा से जयपुरी। जयपुरी यानी राजस्थान, राजस्थान में एक शहर है जयपुर, जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के एक जिले पुष्कर विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर भी पाया जाता है। आगे इसकी चर्चा करें। जयपुरी, जयपुरी, जयपुरी को ही ढूंढारी के नाम से भी कहीं कहीं वर्णन मिलता है, यानी इसको कहीं कहीं ढूंढारी भी कहा जाता है। यानी राजस्थानी उपभाषा में कितनी बोलियां होंगी? तो पहली बोली कौन सी? मेवाती, दूसरी मारवाड़ी, तीसरी मालवी, चौथी जयपुरी। राजस्थान में मामा जमे हैं, में से मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जमे से जयपुरी या ढूंढारी। आगे बात करें, इसी में ही पहाड़ी हिंदी उपभाषा, पहाड़ी हिंदी उपभाषा की बोलियां कौन कौन सी? तो इसकी ट्रिक क्या है? पहाड़ी में कुमाऊनी गढ़वाली, पहाड़ी में कुमाऊनी गढ़वाली। पहाड़ी से यानी पहाड़ी हिंदी उपभाषा, कुमाऊनी से कुमाऊनी, गढ़वाली से गढ़वाली, यानी कुमाऊनी बोली, अगली बोली कौन सी होगी? गढ़वाली बोली। कुमाऊनी बोली और गढ़वाली बोली। हमने सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश में तीनों उपभाषाएं, उन तीनों उपभाषाओं में कितनी बोलियां पाई जाती हैं उन सब की चर्चा कर ली। इसमें कितनी? तो इसमें 2 ही मात्र। आगे हम बात करते हैं अगले मागधी अपभ्रंश के बारे में। मागधी अपभ्रंश। आगे हम किसके बारे में बात करेंगे? मागधी अपभ्रंश के बारे में। इस मागधी अपभ्रंश की उपभाषा कौन सी है? तो कौन सी उपभाषा? तो बिहारी हिंदी। कौन सी? तो बिहारी हिंदी कौन क्या होगी? उपभाषा। इस बिहारी हिंदी उपभाषा में कौन सी बोली? तो इसकी चर्चा करें। इसकी ट्रिक क्या है? तो बिहार में भूमय, बिहार में भूमय। इस बिहार से क्या होगा? तो बिहारी हिंदी उपभाषा। इस भो से भोजपुरी,
इस भो से भोजपुरी। आगे क्या है, मैम, मैं से मैथिली, मैथिली और इस माँ से मगही, ये होंगे। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पेपर में आ चुका है यूपी टेट के। कैसे प्रश्न था, भारतीय संविधान में वर्णित 22 भाषाओं में से कौन सी ऐसी भाषा है जिसे बोली का दर्जा प्राप्त है। यानी मैथिली एक ऐसी बोली है जिसको भारतीय संविधान में भाषा का दर्जा दिया गया है। मैथिली एक ऐसी बोली है जिसको भारतीय संविधान में क्या कहा गया है कि वह एक भाषा होगी। कहाँ पर, तो भारतीय संविधान में। याद रखिएगा इसको। कितनी भाषाओं का वर्णन है, 22 भाषाओं के। वर्तमान में कितनी भाषाओं का, तो 22 भाषाओं का वर्णन भारतीय संविधान में मिलता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मूल संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन था। अब एक आखिरी अपभ्रंश कौन सा है, अर्धमागधी अपभ्रंश, उसकी चर्चा करें। अर्धमागधी अपभ्रंश, इसकी चर्चा करें। कौन सा है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश। इस अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा कौन सी होगी, तो पूर्वी हिंदी। कौन सी उपभाषा, तो पूर्वी हिंदी। अब इस पूर्वी हिंदी में कौन सी बोलियां आती हैं, इसकी चर्चा करें। तो इसकी ट्रिक क्या है, पूर्वी हिंदी 36 वध करके अवध चली। क्या ट्रिक है, तो पूर्वी हिंदी 36 वध करके कहाँ, तो अवध चली। इस पूर्वी हिंदी से क्या होगा, पूर्वी हिंदी उपभाषा। इस पूर्वी हिंदी से क्या होगा, पूर्वी हिंदी उपभाषा 36 से यानी छत्तीसगढ़ी। इवध से वघेली, करके अवध यानी अवधी। याद रखिएगा, भारत के बाहर विश्व में सबसे ज़्यादा अवधी फिजी देश में बोली जाती है। क्या होगा, पूर्वी हिंदी उपभाषा 36 से छत्तीसगढ़ी उपभाषा होगी। कौन सी, तो छत्तीसगढ़ी। वध से वघेली, करके अवध, अवध से यानी अवधी। यानी हमने कुल कितनी बोलियों की चर्चा की, उनके बारे में नोट कर लें। कुल बोलियां कितनी है, कुल बोलियों की संख्या कितनी होंगी, तो पहले हमने पढ़ा था क्या, पश्चिमी हिंदी उपभाषाओं में। पश्चिमी हिंदी बीबीसी के दक्षिण में हरिखड़ा था। बीबीसी यानी ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, दक्षिणी हरियाणवी और खड़ी बोली। यानी पश्चिमी हिंदी उपभाषा में कितनी, तो 6। उसके बाद हमने बात की राजस्थानी हिंदी में। इसमें कितनी बोलियों की चर्चा की, तो ट्रिक क्या चर्चा की,
राजस्थान में मामा जमे हैं, में से मेवाती, मारवाड़ी, मालवी और जयपुरी, यानी कितनी 4। उसके बाद पहाड़ी हिंदी उपभाषा, पहाड़ी हिंदी उपभाषा, इसमें कितनी तो 2। पहाड़ में कुमाऊनी, गढ़वाली, यानी कुमाऊनी और गढ़वाली। उसके बाद हमने किसकी चर्चा की तो भोजपुरी उपभाषा की, यानी बिहारी हिंदी उपभाषा। इसमें कितनी की चर्चा की, इसकी ट्रिक हमने क्या बात की, बिहार में भो, मैं भो से भोजपुरी, मैं से मैथिली और मगही, यानी कितने की 3 की। इसके आगे हमने बात की अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश में कौन सी उपभाषा तो पूर्वी हिंदी उपभाषा। इसमें कितनी तो पूर्वी हिंदी छत्तीसगढ़ वध करके अवध चली। कौन सी, छत्तीसगढ़ी, वघेली और अवधी, कितनी तो 3। किसमें तो हमने बात की थी पूर्वी हिंदी उपभाषा, पूर्वी हिंदी उपभाषा। ये सारी उपभाषा एक किस अपभ्रंश की तो सौरसेनी अपभ्रंश। एक कौन सा, मागधी अपभ्रंश। इसे अर्धमागधी अपभ्रंश। कुल कितनी बोलियां 6 4 10 2 12 6 18, यानी कुल बोलियों की संख्या 18। परंतु डॉक्टर नागेंद्र और हरदयाल महोदय, लिख लें यहाँ, परंतु डॉक्टर नागेंद्र और हरदयाल महोदय, क्या डॉक्टर नागेंद्र और हरदयाल महोदय दक्षिणी को बोली नहीं मानते। पेपर में यदि प्रश्न आ जाए बोलियों की कुल संख्या तो 18, लेकिन यदि ऐसे प्रश्न में आ जाए कि डॉक्टर नागेंद्र और हरदयाल महोदय के अनुसार बोलियों की संख्या 17। हमने चर्चा आज कर ली हिंदी भाषा के बारे में। हिंदी की भाषा, उसमें अपभ्रंश, उसमें बोलियां, उपभाषाएं, इन सब की चर्चा की। अब 2 टॉपिक बचते हैं, लिपि और संविधान, यानी हिंदी में कौन सी लिपि है, संविधान में कहाँ स्थान दिया गया है और कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है, और थोड़ा सा चर्चा करेंगे विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में भी। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। अगर आपको भी पता होगा कि कौन सी लिपि है भारतीय लिपि कौन सी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, नहीं तो हम अगले पार्ट में इसकी चर्चा ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। हम वादा करते हैं इस बार जो यूपी पुलिस की 26,000 वैकेंसियाँ आ रही हैं, इसके आने से पहले हिंदी को पूरा कंप्लीट कर देंगे, और यह इसी चैनल पर मिलेगी। एक नई प्लेलिस्ट इंडिविजुअल हिंदी के नाम से आप सर्च करिए प्लेलिस्ट में, वह मिलेगी आपको। मिलते हैं अब अगले क्लास में। धन्यवाद।